हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 3 के बारे में। ठीक है, यूनिट 1 और 2 हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी बातें बताई गई थी कि संसद क्यों ज़रूरी होता है, कानून कैसे बनता है, उसकी समझ हमें होनी चाहिए। तो उसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा है। अब हम बात करेंगे यूनिट 3 और इसमें बात क्या करना है, न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका के बारे में कि जो न्यायपालिका है वो उसकी क्या भूमिका है, वो कैसे कार्य करती है और कैसे कैसे इसके स्तर होते हैं, वो सारी बातों को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ये भी 1 या 2 अध्याय में डिवाइड है, तो इसको हम पूरा समझेंगे कि कैसे क्या है। ठीक है, तो पहला हमारा जो 5th चैप्टर है, इसमें बात की गई है न्यायपालिका के ही बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा भी गया है कि अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। ठीक है, जैसे ही न्यूज़पेपर आप खोलते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है कि कौन सा केस पेंडिंग में है, कौन सा केस का अभी फैसला आया है या आने वाला है। वो सारी बातें हमको दिखती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन क्या है, आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, जैसे हमें संसद की ज़रूरत क्यों पड़ी, वैसे ही हमें अदालत की ज़रूरत क्यों पड़ी। इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग इन अध्यायों में ढूंढने वाले हैं कि आखिर अदालत की ज़रूरत हमें पड़ी तो पड़ी क्यों। जैसे कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। ठीक है, यानी कि कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास क्या है, एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं, जहाँ क्या होता है कि नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं, और राज्य का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने की अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका, यदि हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती तो वे एक राष्ट्रपति महोदय या प्रधानमंत्री महोदय या किसी और भी जो अच्छे मतलब राजनेता हो गए या कि जिनका अच्छा दबदबा चलता है, उनके खिलाफ वो निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाती। ठीक है, इसीलिए भारत की जो न्यायपालिका है, भारत की ही क्या, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की जो भी हमारी जुडिशियल व्यवस्था होती है वो इंडिपेंडेंस होती है। ठीक है, उसमें कोई भी किसी का दबाव नहीं होता है, वो कोई भी निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होती है, चाहे फिर वो किसी के खिलाफ भी लेना पड़े। फिर ये मायने नहीं रखता कि वो हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय हैं तो उनके खिलाफ थोड़ा कम सख्ती बरती जाए, और ये मतलब कि भारत के आम नागरिक हैं तो इनके खिलाफ थोड़ा ज़्यादा सख्ती बरती जाए, तो ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग हालांकि और भी डिटेल से समझेंगे जब अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पे इसके जो कुछ कीवर्ड्स हैं उसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम बात करेंगे कि इसके अंदर दिया क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि ये कीवर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसको समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और आपको पता भी चल गया होगा कि ये ज़रूरी क्यों होता है, और धीरे धीरे आपका ऐसे में शब्दकोश भी तैयार होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि आप जब भी आंसर राइटिंग करने बैठते हो तो वहाँ पे आपको ये जो वर्ड्स आते हैं, कहीं पे आप परेशान नहीं होगे कि मैं इस वर्ड के लिए क्या लिख दूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आप आसानी से मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा, बात करें तो प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पे आप पहला पॉइंट लिखोगे बरी करना। ठीक है, आपने सुना होगा बरी करना। अब बरी करने का मतलब क्या होता है, तो इसमें आप हेडिंग डालिए बरी करना, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिनके आधार पर उसे मतलब कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, तो उसे बरी करना कहा जाता है। ठीक है,
यानी कि जब अदालत क्या करती है कि कोई भी व्यक्ति है जैसे, और उसके खिलाफ जो भी मुकदमा चलाया गया था, और उसमें क्या कर दिया जाता है कि उसको कुछ समय बाद, या कि जिनके आधार पर कुछ किसी के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, उसे क्या कर देता है, बरी कर देती। किसके द्वारा बरी की जाती है, अदालत के द्वारा, मतलब उसे उसके अपराध से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम कोई अपराध कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम मान लो चोरी कर रहे हैं, चोरी करके जाते हैं जेल में, उसके बाद हमारी जो मतलब अदालत में पेश किए जाते हैं, और अदालत में पेश किए जाने के बाद यदि हमारी चोरी नहीं पकड़ी जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे अदालत हमको क्या करेगी, बाइज्जत बरी कर देगी। और आपने सुना भी होगा कई सारी मूवीज में, कई सारे जो हमारे वो आते हैं, बात करें तो सीरियल्स आते हैं, या कि यदि आप लोग भी ऐसी किसी कंडीशंस में फंसे होंगे तो आपने बिल्कुल सुना होगा कि ये यहाँ से इनको क्या किया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि बाइज्जत का मतलब है कि इज्जत सहित इनको कोई बिना प्रताड़ना के, बिना किसी उसके, अच्छे तरीके से, क्योंकि इनकी गलती नहीं पकड़ी गई, इनको बरी कर दिया गया। ठीक है, तो बरी करने का मतलब क्या है कि जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिनके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, मतलब जिसके खिलाफ उन पर मुकदमा चलाया गया था कि इन्होंने कुछ ऐसा घटिया काम किया है, लेकिन अदालत क्या करती है कि उनको उन आरोपों से पूरी तरीके से मुक्त कर देती है, उसे ही हम कहते हैं बरी करना। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा अपील करना। इसमें क्या बात की गई है कि आपको हेडिंग डालना, पहले ऐसे ही अपील करना, उसके आगे लिखना है डैश करके, निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष, मतलब कि जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है तो इसे अपील करना कहा जाता है। यानी कि निचली अदालत, आपको पता है कि एक तहसील न्यायालय से लेके जिला न्यायालय होते हैं, उसके बाद राज्य न्यायालय होते हैं, फिर हमारा जो केंद्र का न्यायालय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध, यानी कि जो कोई निचले तबके की अदालत है उसके फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है। ठीक है, यानी कि सपोज किसी का मुकदमा चल रहा है जिला अदालत में, और यहाँ पे उसको ऐसा लग रहा है कि सही न्याय नहीं हो पा रहा है या सही तरीके से सुनवाई नहीं की जा रही है, तो वो अपनी अपील को कहाँ ले जाएगा, मतलब कि यहाँ जिला अदालत में है तो वो हाई कोर्ट में ले जाएगा, और हाई कोर्ट में केस उसका पेंडिंग में है और उसको लग रहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपील करेगा, जैसे कि एक केस दर्ज है पहले से ही, अब वो दूसरी अदालत में ले जा रहा है, फिर उसके बाद और मतलब कि ऊंचे तबके की अदालत में ले जा रहा है, तो वहाँ पे वो फिर अपील करेगा और अपने केस को न्याय तक पहुँचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं अपील करना। उसके बाद आता है मुआवजा। ये वर्ड भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सुने होंगे। तो ये मुआवजा का मीनिंग क्या होता है कि किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसे को मुआवजा कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी का नुकसान हो जाए, किसी का कोई काम हम नुकसान कर देते हैं, ठीक है, यानी कि सपोज मैंने आपकी पेंसिल तोड़ दी, तो आप क्या कहोगे कि मेरी पेंसिल 10 रुपये की थी, मुझे इसका पैसा चाहिए, क्योंकि पेंसिल यदि जुड़ने वाली तो है नहीं, तो वो टूट गई है, तो आप कहोगे हमको इसको मुआवजा चाहिए। यानी तुमने हमारे सामान का नुकसान किया, इतना मेरा खर्चा करवाया, सो अब इसका तुम क्या करो, मुआवजा भरो। ठीक है, फिर मुझे वो मुआवजा भरना पड़ेगा आपकी पेंसिल का। तो इसी तरह हमारे न्याय व्यवस्था में भी है कि किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि दिए जाने वाले पैसे को हम क्या कहते हैं, मुआवजा कहते हैं। यानी कि फिर हम जब भी कोई भी नुकसान किया तो वहाँ पे उसका क्या किया जाएगा, मतलब अदालत बोल देती कि आपको इतना अगले व्यक्ति को मुआवजा देना पड़ेगा या इतनी चीज़ें आपको देनी पड़े, ठीक है, वो पैसे के रूप में ही दिया जाता है मुआवजा। उसे ही हम क्या कहते हैं कि मतलब जब, और ऐसे ही नहीं दिया जाता कि आपने फालतू का हम पे आरोप लगाया और हम आपको मुआवजा दे देंगे। जब हमारी गलती पाई जाएगी
तभी हम वहाँ पे आपको मुआवजा देंगे। ठीक है, कि हमने आपकी कार तोड़ डाली है, आप कहोगे कि मुझे इसका मुआवजा चाहिए, तो वहाँ पे यदि हम सीधे तौर पे दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कुछ दूसरा रास्ता अपनाओगे। मतलब कि यदि मैंने सपोज़ आपकी बाइक यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, और मैंने क्या किया कि यहाँ से मैं गई और आपकी बाइक को ठोकर मार दी, आपकी बाइक क्या हो गई, पूरी हो गई, टूट फूट गई। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मेरी बाइक का जितना नुकसान हुआ है तुम उसकी भरपाई करो। यदि मैं इज्जत से मान जाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो आप न्यायालय में जाओगे, रिपोर्ट दर्ज कराओगे और वहाँ हमें आदेश दिया जाएगा कि भैया आप इसकी भरपाई पूरा करो, अदरवाइज आप जेल में जाओ। फिर उसके लिए और भी पैतरे होते हैं जो कि वहाँ पे कई सारी ऑप्शंस दिए जाते हैं कि तुमको ये करना पड़ेगा। ठीक है, और जो अदालत का निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है, सभी को मानना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर मुझसे बोला गया कि जितना इनका नुकसान हुआ है उतना आपको भरपाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपकी गाड़ी का जितना भी खर्चा लगेगा वो मुआवजे के तौर पे मुझे देना होगा। तो यहाँ पे किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल के लिए ये समझाया है, लेकिन नुकसान किसी भी तरह का हो सकता है। तो वहाँ पे यदि जो भी रकम दी जाती है उसे ही हम मुआवजा कहते हैं, सीधे तौर पे कहें तो यही है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बेदखली। अब इसमें क्या बात की गई है, अभी लोग जिस ज़मीन मकानों में रह रहे हैं, ठीक है, यदि उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है तो इसे बेदखली कहा जाएगा। यानी कि अभी हम बात करें तो जितने भी लोग हैं जिस ज़मीन या मकान में रह रहे हैं, यदि उन्हें वहाँ से हम हटा दें तो इसे बेदखली कहा जाएगा। ठीक है, जैसे आप अपने घर में रह रहे हो और मैं यहाँ से जाती हूँ और आपको बोलती हूँ कि आपको यहाँ से हटाया जा रहा है। ठीक है, यानी बिना कोई सूचना के, बिना किसी उसके, मैं यहाँ से आपको सीधे बोल रही हूँ कि यहाँ से आपको निकल जाना है तुरंत के तुरंत। आपका घर है, आपकी ज़मीन है, मैं आपको यहाँ से बेदखल कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि मेरे पास कुछ पावर्स हैं, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, आपको बेदखल कर दिया। या तो पावर नहीं है, धमकी है। ठीक है, यानी कि थोड़ा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मैंने आपको आपके घर से बेदखल कर दिया, तो भी आप क्या करोगे कि बेदखली के उसमें भी हम न्यायालय जाते हैं कि हमको इसने अपने घर से, हमारे ही घर से हमको बेदखल कर दिया। ठीक है, यानी कि हमारा घर हो गया या तो हमारा मकान हो गया, मतलब ज़मीन हो गई या मकान हो गया, तो ज़्यादातर इन्हीं से ही जो भी हमारा जैसे घर में रह रहे हैं या हमारी ज़मीन है, वहाँ से हमारे चाचा के द्वारा, हमारे पापा के द्वारा या बड़े पापा के द्वारा, जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं और उनके जो भी रिलेटिव हैं, यदि वो आते हैं हमको बेदखल कर देते हैं। ठीक है, ज़मीन के पीछे भाई भाई में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और वहाँ पे एक भाई यदि दूसरे भाई को उसकी ज़मीन से बेदखल कर देता है, जबकि हिस्सा बराबर का था। ठीक है, घर में भी हिस्सा बराबर का था, ज़मीन में भी हिस्सा बराबर का था, लेकिन बड़े भाई साहब ने छोटे भाई साहब को क्या कर दिया, ज़मीन और घर से बेदखल कर दिया। वो अपने हक के लिए लड़ेगा, न्यायालय जाएगा और उसके बाद उससे न्याय मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेदखली का मतलब ये है कि आपके घर या ज़मीन कहीं से भी आपको मतलब वहाँ से हटा दिया जाए। ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे कि बेदखली कहेंगे या कि बेदखल करना कहेंगे। उसके बाद आता है उल्लंघन। ठीक है, उल्लंघन का मतलब होता क्या है कि किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को उल्लंघन कहा जाता है। किसी भी कानून को तोड़ने, चाहे हमारे घर के रूल्स हों वो, चाहे हमारे राज्य के रूल्स हों, चाहे हमारे सेंटर के रूल्स हों, ठीक है, चाहे हमारे संविधान के रूल्स हों, यानी फंडामेंटल राइट्स जो हमें प्राप्त हैं, यदि हम उनका भी उल्लंघन कर रहे हैं, हमें बोलने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इतना भी बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं है कि हम दूसरे के अधिकारों का हनन करें, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को शांति से रहने का भी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट्स में क्या बात की जाती है कि हमें उठने बैठने बोलने घूमने सबका अधिकार है। ठीक है, सब कुछ, हमें शांत रहना है तो शांत रहने का भी अधिकार है, सोना है तो सोने का भी अधिकार है। लेकिन यदि आपकी बहुत इच्छा है कि मतलब आपको लगता है कि मुझे तो फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है कि हम बोल सकते हैं, जितना मन चाहे पटर 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 बोले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें सामने वाले का देखना होगा कि हमारे बोलने से हमें म्यूजिक सुनने का अधिकार है,
लेकिन हमें म्यूजिक सुनने का अधिकार उतना ही है कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो, क्योंकि ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि यदि हमें म्यूजिक सुनने का अधिकार है तो दूसरे को शांति से कहीं, मतलब कि ऐसा उसको भी अधिकार है कि वो कहीं शांति से 2 मिनट के लिए बैठ भी सके। ठीक है, तो यदि वो हमारे पास बैठा है तो हम बिल्कुल म्यूजिक सुने, लेकिन इतना उसको लाउडली ना सुने कि दूसरे परेशान हो जाए। तो यहाँ पे उनकी स्वतंत्रताओं का हनन हो रहा है, जबकि हम अपनी स्वतंत्रता तो मना रहे हैं कि हमको तो अधिकार है, लेकिन वहाँ पे अगले व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो इस तरह क्या होता है कि हम उल्लंघन करते हैं चीज़ों का। ठीक है, हमारे घर में रूल बनाए जा रहे हैं कि तुमको 7 बजे के अंदर घर के, मतलब 7 बजे के अंदर अंदर, शाम को 7 बजे से पहले पहले घर के अंदर आ जाना, लेकिन हम उन रूल्स को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर ये उल्लंघन करना होगा। यदि बनाया जा रहा है कि बेटियों की शादी 18 वर्ष के पहले नहीं की जाएगी और मतलब कि उल्लंघन करके उनकी शादी की जाती है 17 वर्ष में, 16 वर्ष में, तो ये भी कानून का उल्लंघन होता है। ठीक है, तो मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया, पूरा उसमें ब्यौरा दिया गया, ऐसे ऐसे इसको पालन करना है, और यदि हम नहीं मानते तो ये भी क्या है, हम उल्लंघन कर रहे हैं, किसी की अवमानना कर रहे हैं। जो कानून बना हुआ है उसको हम नहीं मान रहे हैं। और यहाँ पे सीधे तौर पे यही बताया गया कि किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को उल्लंघन कहा जाता है। ठीक है, चाहे फिर वो आपके घर का कानून हो, घर का कानून आप तोड़ोगे तो घर वाले अपने हिसाब से सज़ा देंगे। ठीक है, बाहर का कानून आप तोड़ते हो, बाहर वाले अपने हिसाब से सज़ा देंगे। राज्य का कानून हम तोड़ते हैं, राज्य अपने हिसाब से सज़ा देंगे हमको, और हम यदि सेंटर का कानून तोड़ते हैं तो हमको वो अपने तरीके से सज़ा देंगे। लेकिन हमको यदि उल्लंघन करते हैं तो सज़ा तो मिलनी है। ठीक है, चाहे फिर वो सज़ा माफ़ी ही हो कि माफ़ कर दिया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो फिर वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बट मेन यहाँ पे हमारा जो वर्ड था उल्लंघन, और उल्लंघन का मतलब सीधे तौर पे आपको समझ में आ गया कि किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को ही हम क्या करते हैं, उल्लंघन कहते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से डिटेल में जो भी हमने 4 या 5 वर्ड लिखे हैं तो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे, इसके चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, और अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से अब रियल में आप क्वालिटी पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये हमारा जो क्लास 8 का है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक दिए हुए हैं जो हमारे एग्ज़ाम से भी डायरेक्ट कनेक्टेड है, और हमारे निजी जीवन से भी, सार्वजनिक जीवन से भी हर तरह से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और इसलिए इसको प्लीज़ अच्छे तरीके से आप लोगों को माइंड एकदम से जब भी पढ़ना, माइंड यहीं पे सेट करके पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के और भी आपके लिए, यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, सिर्फ एक बार, जैसे हमने पढ़ा कि विधायक, विधायक के बाद सांसद, संसद में कैसे चुन के आते हैं, वहाँ पे सिर्फ हमारा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ, पहले सांसद मतलब राज्यों में विधायक चुने जाते, फिर वहाँ से ये सांसद यहाँ चुन के आते हैं संसद भवन में, उसके बाद क्या कैसे होता है, वो सारी बातें यदि हमारी एक बार क्लियर हो गई तो फिर वो लाइफ टाइम नहीं भूलने वाली। ठीक है, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर हमको अपने मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाता है। रटना ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, उसके बाद अपने अपने जगह पे हर एक काम ठीक होता है। तो रटना भी सही है, पढ़ना भी सही है, और सबसे बड़ी बात समझना तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी बातें आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, और यदि नहीं आ रही तो प्लीज़ आप लोग बताया करिए कि नहीं आ रही, और यदि आ रही है तो फिर कोई बात नहीं, अब आ ही, इसी के लिए तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट।